गहलोत साहब, मुकाबला किससे है आपका? मेरे ख्याल से मुकाबला जो है वो इस बार किसी से नहीं है। सीएम बदलने की बारी थी तो कैलाश गहलोत साहब को भी बनाया जा सकता था। पर्दा हटने लगा और चश्मा हटने लगा तो आहिस्ता आहिस्ता ये रियलाइज़ हुआ कि भाई ये वो पार्टी नहीं है, ये वो अरविंद केजरीवाल नहीं है। आपके रेजिग्नेशन में शीश महल का भी जिक्र है, वो मेरा भी जिक्र एक लास्ट का वो कफन इन द नेल वाला होता है क्या? तो जो उनकी आइडियोलॉजी थी, जो विजन था, जो प्रिंसिपल्स थे, उससे भटक गए हैं। एक बार आपको बुलाया तो गया था ईडी एक बार नहीं, 2 बार बुलाया मुझे, सीबीआई ने बुलाया मुझे, ईडी ने बुलाया। और केजरीवाल साहब तो साफ कह रहे हैं कि हाँ जी, हम तो फ्री की रेवड़ी बांटेंगे। लाडली स्कीम चल रही है जी, तो अगर आप उसको फ्री भी कहना चाहते हैं तो कहिए। अब वो जाटों की आवाज उठा रहे हैं और नया कार्ड खेल रहे हैं। हमने तो खुद उनको कितनी बार कहा जी आप ये मुद्दा उठाइए, तब उनका समय नहीं था। नमस्कार, मेरा नाम विनोद लांबा है। ITV नेटवर्क आप देख रहे हैं। खास मुलाकात दिल्ली की शख्सियत से कराते हैं जो बिजवासन में चुनाव लड़ रहे हैं। पहले नजफगढ़ के विधायक हुआ करते थे और 2 बार विधायक रहे, लेकिन आम आदमी पार्टी का साथ छोड़ के और मंत्री पद छोड़कर अब बिजवासन में भाजपा के उम्मीदवार बनकर आए हैं। मुकाबले में इनके साथ सुरेंद्र भारद्वाज हैं आम आदमी पार्टी से और कांग्रेस से देवेंद्र कुमार सहरावत साहब। तो गहलोत साहब, मुकाबला किससे है आपका? मेरे ख्याल से मुकाबला जो है वो इस बार किसी से नहीं है। इस बार दिल्ली की जनता ने बिल्कुल मन बनाया हुआ है कि इस बार भाजपा को लेके आना है, क्योंकि 10 साल जो आम आदमी पार्टी का रूल रहा उससे लोग बिल्कुल परेशान हैं, बहुत ज़्यादा दुखी हैं। यहाँ की हालत देख लीजिए, मतलब मेन रोड से यहाँ आने में मतलब मुझे तो लगा कि हम पहुँच ही नहीं पाएंगे। मैं तो आपके कैंपेन की तारीफ कर रहे थे, मैं कि कहीं भटक तो नहीं गए, आप गए कहाँ है प्रचार करने? नहीं, पर ये देखिए, ये मतलब यहाँ का विकास आप देखिए, ना सड़क है, ना पानी है, ना सीवर है, ना लाइट है, और मतलब ऐसी हालत में लोग कैसे रह रहे हैं, मतलब ये बड़ी हैरानी की बात है। और ये हालत है 10 साल के बाद। वो पार्टी जिसने कहा था कि भाई हम आम आदमी के लिए काम करेंगे, पानी देंगे, बिजली देंगे, आज भी इस पूरी विधानसभा में अगर आप पूरा घूमें तो कहने को तो ये बिजवासन विधानसभा है, साउथ दिल्ली का पॉश एरिया माना जाता है, पॉश विधानसभा बोलते हैं इसको, बिजवासन विधानसभा को। लेकिन आज भी पूरी विधानसभा अगर आप घूमें तो सिर्फ केवल यही चीज़ सुनने में आती है कि पानी नहीं है, गंदे पानी की निकासी नहीं है, बिजली नहीं है, और सड़कें बिल्कुल टूटी हुई। 8 और 13 में यहाँ बीजेपी जीती थी, लेकिन 15 और 20 का चुनाव में आम आदमी पार्टी यहाँ से जीती है। लेकिन लोग तो आपसे भी सवाल पूछ रहे हैं कि हृदय परिवर्तन गहलोत साहब का किस तरह से हो गया? चुनाव आए, चुनाव से पहले हृदय परिवर्तन की वजह क्या बनी? आप तो बड़े करीबी नेता थे, झंडा लहराने वालों में नाम था, और ये भी कहा जा रहा था कि जब केजरीवाल साहब अंदर गए, सीएम बदलने की बारी थी तो कैलाश गहलोत साहब को भी बनाया जा सकता था। हृदय परिवर्तन ये कोई ऐसा नहीं होता कि भाई आप सुबह उठे और ऐसा लगा कि आप अब आम आदमी पार्टी छोड़ देंगे। ये काफ़ी समय से आहिस्ता आहिस्ता ये बिल्डअप हो रहा था, क्योंकि जो आम आदमी पार्टी का एक विजन था, जो आम आदमी पार्टी, मेरी तरह लाखों करोड़ों लोग जो है वो अपना अपना काम छोड़ के आए, हम अपनी वकालत छोड़ के आए, आम आदमी पार्टी से जुड़े, क्योंकि हमें लगा कि ये पार्टी ईमानदार पार्टी और लोगों के लिए काम करेगी, और ये और जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उससे अलग है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब वो कहते हैं ना कि जब पर्दा हटने लगा और चश्मा हटने लगा तो आहिस्ता आहिस्ता ये रियलाइज़ हुआ कि भाई ये वो पार्टी नहीं है, ये वो अरविंद केजरीवाल नहीं है। और फिर जब दूसरी तरफ हमने बीजेपी को काम करते हुए देखा, मोदी जी किस प्रकार से काम कर रहे हैं, पूरे देश को साथ लेके किस प्रकार से विकास कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं फिर ये क्लियर हुआ कि यार ये आम आदमी पार्टी अब हमारे लिए, मेरे लिए कम से कम जगह नहीं है। और दूसरा, अगर कोई सरकार लगातार आप केंद्र सरकार से लड़ाई करती रहेगी। हाँ, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है चुनाव में। मैंने कई जितने भी इंटरव्यूज अब में किए, सब यही कहते हैं कि भाई हर बार आपको अगर यही एक्सक्यूज बनाना है तो वाई नॉट ट्राई समवन एल्स। नंबर 1, दिल्ली जैसी जगह जहाँ पर LG का हर चीज़ में इंटरफेरेंस है, बिना LG के आप कोई काम नहीं कर सकते। ऐसी जगह, दिल्ली जैसी जगह जहाँ पुलिस आपके कंट्रोल में नहीं है, लैंड आपके पास नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर आपके पास नहीं है, और अब सर्विसेज नहीं है, सर्विस में मतलब ट्रांसफर पोस्टिंग अफसरों की,
ऐसी जगह पे आप केंद्र सरकार को बिना साथ लिए, एलजी को बिना साथ लिए आप कौन सा विकास कर सकते हैं? यही विकास कर सकते हैं। तो वो तो आरोप लगाते हैं कि बीजेपी वाले जानबूझ के नहीं करने देते, एलजी उनके इशारे पे काम जब करती। शीश महल बना तो कॉर्पोरेशन नहीं मिला अफसरों का। भाई शीश महल 60 हुआ 7 करोड़ से 100 करोड़ पहुंच गया, तो वहाँ अफसर वही अफसरों ने बना दिया, वहाँ पूरा कॉर्पोरेशन मिला। और आपके रेजिग्नेशन में शीश महल का भी जिक्र है, वो मेरा भी जिक्र एक लास्ट का वो कफन इन द नेल वाला होता है मैं क्या? तो कह रहा हूँ, मैंने जब रिज़ाइन किया तो बिना संकोच के, आप चिट्ठी में आप बहुत सारी चीज़ें नहीं लिख सकते, लेकिन मुख्य रूप से मैंने उसमें तीन चीज़ें लिखी मैंने मुख्य रूप से। नंबर 1 कि पॉलिटिकल एम्बिशंस हैव ओवरटेकन जो लोगों के काम है। आपने कहा यमुना साफ करेंगे, यमुना साफ नहीं हुई। यमुना साफ नहीं हुई क्योंकि आप लड़ाई करते रहे। एलजी साहब ने यमुना साफ करना चालू किया तो सुप्रीम कोर्ट जाके उसको रुकवा दिया। तो वो क्या है भाई, अगर कोई व्यक्ति काम कर रहा है तो आपको तो खुश होना चाहिए। क्रेडिट डिस्क्रेडिट की लड़ाई मैं, मेरी ईगो उसके सामने फिर कुछ भी नहीं है। नंबर 2 मैंने कहा कि जो उनकी आइडियोलॉजी थी, जो विजन था, जो प्रिंसिपल्स थे, उससे भटक गए हैं। एंड नंबर 3 कांस्टेंट सेंटर के साथ लड़ाई। ये 3 जो कारण थे उसकी वजह से। और ये भी पक्का है कि दिल्ली में बिना सेंटर को साथ लिए विकास नहीं हो सकता। मैं बार बार ये कह रहा हूँ। एज ए मिनिस्टर मैंने बहुत नज़दीकी से बिल्कुल उस सिस्टम में रह के देखा है। आप ये देखिए, जब आम आदमी पार्टी के सारे लीडर्स अरेस्ट हुए, ओनली 1 डिपार्टमेंट जो काम करता रहा वो है ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट। आप उसके मंत्री थे। और जब अरविंद जी जब जेल में थे तब भी हमने 500 इलेक्ट्रिक बसेस का फ्लैग ऑफ किया। एलजी साहब खुद उस प्रोग्राम में थे। लेकिन आपके पुराने दोस्तों के कुछ बयान मेरे पास है, मेरी रिसर्च में। संजय सिंह कहते हैं दिल्ली चुनाव से पहले मोदी वॉशिंग मशीन सक्रिय हो गई है आपके जाने के बाद। सीएम आतिशी ने कहा कि भाजपा दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनाव ईडी और सीबीआई के बल पर जीतना चाहती है। तो पुरानी इनकी कहानी है कि जब कुछ भी नहीं मिलेगा तो ईडी सीबीआई का आप राग जो है वो चालू कर दीजिए। तो मेरे अगेंस्ट तो जब मैंने रिजाइन किया तो मेरे अगेंस्ट तो एक बार आपको बुलाया तो गया था ईडी? एक बार नहीं, 2 बार बुलाया मुझे। सीबीआई ने बुलाया, मुझे ईडी ने बुलाया। लेकिन जितने भी उनके क्वेश्चंस थे वो हमने जवाब दिए। जितने भी उनके सवाल थे उसके जवाब दिए। जितने उन्होंने फैक्ट्स पूछे वो हमने जवाब दिए। और समन्स इवेट नहीं किए। 9 बार समन्स हमने इवेट नहीं किए। जब समन आया, जब बुलाया, क्योंकि हमने तो कोई गलत काम किया नहीं है। और जब रिजाइन किया तो मेरे अगेंस्ट ना तो कोई एफआईआर है, ना कोई केस पेंडिंग है। जिस दिन नॉर्मल इंक्वायरी थी बस वो वहीं खत्म हो गई। वो तो उन्होंने, चूंकि मैं ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स में था, जो एक्साइज लिकर केस था, जो स्कैम शराब घोटाला जिस नाम से प्रसिद्ध हुआ ये जी, उसमें ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स में मैं था जो पूरी पॉलिसी बनाई। बट मैं उस ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स में एज अ लॉ मिनिस्टर एंड रेवेन्यू मिनिस्टर था। तो जितने सवाल पूछे हमने उसके बढ़िया से जवाब दिए। चलो अब सरकार वाले की दावों पे बात आ जाते हैं। परवेश वर्मा साहब का भी मैं इंटरव्यू करके आ रहा हूँ, कीर्ति आज़ाद साहब का भी, कुछ कांग्रेस के लीडर्स का। कांग्रेस कहीं नज़र आती है इस चुनाव में? आपको क्या दावा लगता है? क्योंकि शीला दीक्षित साहब के जो बेटे हैं वो चुनाव लड़ रहे हैं, एक बड़ी सीट है अरविंद केजरीवाल के खिलाफ। वो कहते हैं कि भाई अरविंद केजरीवाल को तो दिक्कत आती थी, शीला मॉडल को अगर आप लोग याद करोगे, शीला दीक्षित मॉडल को, तो वो कोऑर्डिनेशन में काम बना लेती थी। क्या कांग्रेस रिवाइव करने जा रही है? आप अब लोग भाजपा वाले मुकाबला किससे मान रहे हैं? नहीं, कांग्रेस हो सकता है, कांग्रेस जो है वो पिछले चुनाव से थोड़ा बेहतर करे दिल्ली में, लेकिन कोई मुकाबला कांग्रेस से नहीं है। और मैं तो ये कह रहा हूँ कि इस बार हमें नहीं लगता कि किसी प्रकार का कोई भी चैलेंज बीजेपी को है। बीजेपी इज़ फॉर्मिंग द गवर्नमेंट इन दिल्ली और बहुत बढ़िया काम जो है वो करके दिखाया। 3 बेसिस क्या है जब लगातार अरविंद केजरीवाल की सरकार यहाँ बन रही है और वो भी इतने ज़्यादा सीटों के साथ, 70 सीट पर एक तरह से क्लीन स्वीप हो जाता है। 7-8 सीट का आंकड़ा अगर छोड़ दिया जाए तो गहलोत साहब आपके नज़र से इतना बड़ा रिवाइवल जो होगा बीजेपी को, जो आप लोग दावा कर रहे हैं बीजेपी के लीडर्स, उसका आधार क्या है? देखिए, आम आदमी पार्टी ने जो वादे किए थे, अब बार बार ये जनता सुन रही है, जनता बेवकूफ़ तो है नहीं, और जनता देख रही है। और मैं तो ये कह रहा हूँ कि आम आदमी पार्टी ने ये कहा था कि भाई अगर हम विकास नहीं करेंगे तो हमें वोट मत देना। तो इस बार तो विकास के चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। इस बार कौन से विकास के चुन रहे हैं? इस
बार तो केवल डर के नाम पे चुनाव लड़ा जा रहा है। आम आदमी पार्टी का अगर पूरा कैंपेन आप उठा के देखें तो वो कह रहे हैं कि बीजेपी आ गई तो आपका फ्री पानी बंद, आपके बीजेपी आ गई तो आपका महिला सफ़र बंद, बीजेपी आ गई तो आपका झुग्गी झोपड़ी तोड़ेगी। तो जब कोई भी पार्टी अगर फेयर फैक्टर पे जब प्ले करती है तो इसका मतलब उन्होंने कहीं ना कहीं काम करने में चूक की है, भारी चूक की है। और अगर इतना उन्होंने विकास किया होता तो फिर आम आदमी पार्टी को विकास पे काम वोट मांगने चाहिए थे। मेरे दो आखिरी सवाल है, समय भी हो रहा है, सनलाइट भी जा रही है, आपको और भी कैंपेन करना होगा। फ्रीबीज का नाम आप लोग अक्सर दिया करते थे। मैं महाराष्ट्र चुनाव का भी काफ़ी क्लोज नज़र रखी और हरियाणा से मैं आता हूं तो हरियाणा पर मैं खुद ही एक्सटेंसिवली गया। जिन योजनाओं की जिक्र किया जाए, इसके अलावा मध्य प्रदेश की बात कर ली जाए तो फ्रीबीज तो देना भाजपा ने भी शुरू कर दिया। और अगर मैं गलत नहीं हूँ, आप मुझे करेक्ट कर दीजिएगा, मेरे जो रिपोर्टर्स हैं, मेरे साथी हैं नेटवर्क के, वो बता रहे हैं कि जो भाजपा का संकल्प पत्र आएगा, आप लोग घोषणा पत्र नहीं बोलते हैं, संकल्प पत्र बोलते हैं, उसमें आप भी ऐसे लोक लुभावने और फ्रीबीज वाले वादे करने वाले हैं। और केजरीवाल साहब तो साफ कह रहे हैं कि हाँ जी, हम तो फ्री की रेवड़ी बांटेंगे। देखिए, महाराष्ट्र में, हरियाणा में, एमपी में लाडली स्कीम चल रही है जी। तो अगर आप उसको फ्री भी कहना चाहते हैं तो कहिए। नहीं, मैं नहीं कहना चाहता। बीजेपी वाले तंज कसते थे अरविंद केजरीवाल पे कि आप फ्री की राजनीति, फ्री बांटने की राजनीति करते हैं। देन व्हाई बीजेपी इज टेकिंग द सेम स्टैंड? जो फ्रीबी का कॉन्सेप्ट है ये कोई आज का थोड़ी है। आप करोड़ों रुपए का अनाज बांटते हैं, वो फ्री भी नहीं है क्या? आज से बट रहा है क्या? आप राशन देते हैं लोगों को, फ्री देते हैं ना, तो वो आज का थोड़ी है। आप सरकारी अस्पताल में जाते हैं दवाई लेने के लिए तो दवाइयाँ तो फ्री मिलती हैं। मनरेगा बहुत लंबे समय, मनरेगा बहुत टाइम से है। तो ये कोई कॉन्सेप्ट नया नहीं है, ये तो फ्रीबी का नाम उसको दे दिया है। आप बुजुर्गों को पेंशन देते हैं तो वो फ्री भी नहीं है क्या? आप विडो पेंशन देते हैं, ये आज के थोड़ी है। ये तो शायद तब, मेरे ख्याल से तो इफ आई एम नॉट रॉन्ग, प्रॉब्ली 1960s 1970 से स्टार्ट हुआ। तो वो कहा जाता है कि पीपल हु डू नॉट हैव मोर इन रियल लाइफ दे शुड हैव मोर इन लॉ, मतलब कानून उनके लिए होना चाहिए। तो हम तो कह रहे हैं कि जो हमारा देश है वो कहीं ना कहीं उसमें सोशलिस्ट और वाला एंगल भी है, जन कल्याण की योजनाएं, जो योजनाएं हैं। तो दिस इज नथिंग न्यू। ये तो इसको सिर्फ राजनीति के हिसाब से इसको मोड़ा तोड़ा जाता है। बट मेरे हिसाब से पीपल हु आर फ्रॉम वीकर सेक्शंस इंडिया में हर टाइम उस सेगमेंट को हमेशा मजबूत किया गया है ताकि दे कैन कम्पीट एज इक्वल्स। और देयर इज़ नथिंग रॉन्ग, एटलीस्ट मेरा हमेशा ये व्यू रहा है। आप सिर्फ इंडिया की बात क्यों कर रहे हैं? आप यूरोप जाइए, मेडिकल सर्विसेज हैं, मेडिकल सर्विसेज, एंड स्पेशली इफ़ यू हैव अ लुक एट द कैनेडियन एंड जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं, वहाँ पर राइट फ्रॉम अ चाइल्ड इज कंसीव्ड से लेके जब तक बच्चा कॉलेज पास नहीं कर जाता है, कमाने लायक। और कनाडा में तो अगर आप कमा नहीं रहे हैं तो आपको पेंशन मिलती है, बेरोजगारी भत्ता। तो आपका सोशल सिक्योरिटी सिस्टम किसी भी देश में इतना मजबूत होना चाहिए कि किसी भी व्यक्ति को शुड नॉट वरी अबाउट बेसिक नीड्स। लेकिन केजरीवाल साहब भी हार नहीं मानेंगे। उन्होंने कभी पूर्वांचलों का मुद्दा उठा दिया और जाट ओबीसी में केंद्र की सरकार मेंशन करके दे और उस हिसाब से दिया जाए। इस पर मैं आपका जरूर जवाब चाहूँगा। अब वो जाटों की आवाज़ उठा रहे हैं और नया कार्ड खेल रहे हैं, तो गहलोत साहब क्या कहेंगे? मुझे बड़ी खुशी होती कि जाटों की आवाज़ वो 2015 में उठाते, वो 2020 में उठाते। मैं तो खुद एक जाट कम्युनिटी से आता हूँ और बिल्कुल जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ से आता हूँ। तो हमने तो खुद उनको कितनी बार कहा जी आप ये मुद्दा उठाइए, तब उनका समय नहीं था। जब बिल्कुल चुनाव सर पे आ गया और बाहरी दिल्ली स्पेशली में जाटों की काफ़ी बड़ी संख्या है, इस विधानसभा में बड़ी संख्या है। आप जिससे पहले आप लड़ते थे उसमें भी, पहले नजफगढ़, मुंडका, नरेला पूरा चले जाइए आप, महरौली, पूरी जितनी बाहरी दिल्ली है। और उनको ऐसा भी हमेशा लगा कि जाट आम आदमी पार्टी को वोट नहीं करते। लेकिन अब जब उनको बिल्कुल सर पे आ गई और ऐसा लगा कि भाई अब सत्ता जा रही है, कुर्सी जा रही है, तो फिर अब वो सिर्फ राजनीति करने के पॉइंट ऑफ व्यू से अब उनको जाटों की याद आ गई।
और मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं वो भाजपा देगी? मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं वो चुनाव भी जाट से हारेंगे। अच्छा, परवेज वर्मा की आप जीत की और प्रेडिक्शन कर रहे हैं? मुझे लग रहा है। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल, यहाँ आपका क्या प्रेडिक्शन है अपनी सीट को लेकर, किससे मुकाबला? और ओवरऑल अगर आप भाजपा को लेकर इतने ही आश्वस्त हैं तो कैमरा आपके सामने है, व्हाट्स योर टेक, कहाँ भाजपा खड़ी है इस चुनाव में, और आपकी सीट से शुरू करते हुए? नहीं, बिजवासन विधानसभा हम अच्छे मार्जिन से जीतेंगे, भाजपा जीतेगी। और मुझे पूरा यकीन है कि इस बार हर एक दिल्ली वासी ये चाहता है कि विकास हो। ये लड़ाई झगड़ा जो चल रहा है लगातार पिछले 10 साल से, ये बंद हो। और केंद्र सरकार और एलजी को साथ लेके हर एक दिल्ली वासी चाहता है कि असली जो विकास है, और आज भी 3 जो बेसिक नीड्स हैं, हर दिल्ली वासी उस चीज़ से जूझ रहा है, चाहे वो पानी का है, चाहे गंदे पानी के निकास का है, चाहे बिजली है और चाहे सड़क नाली है। तो मुझे आई एम 100% कॉन्फिडेंट कि बीजेपी इज फॉर्मिंग गवर्नमेंट इन दिल्ली दिस टाइम। एनी प्रेडिक्शन अबाउट द सीट्स? नहीं, अच्छे विद क्लियर मेजॉरिटी बीजेपी विल फॉर्म दी गवर्नमेंट। अच्छा, एक ये इसी में छोड़ते हुए जो इतना आप लोग कह रहे हो कि भाई रास्ता रुक जाता है, काम रुक जाता है, डबल इंजन का बनाएंगे, अगर वो सिंपैथी कार्ड अरविंद केजरीवाल के लिए चल गया, उसके फेवर में चल गया, और वो लोगों को ये समझाने में कामयाब रहे कि भाई मेरी काम करने की नीयत है, ये भाजपा वाले काम नहीं करें मेरे मैंने। भाई अगर हर चीज़ में यही बोलना है कि ये काम नहीं करने दे, फिर सरकार क्यों बना रहे हो? मुझे ये समझ नहीं आ रहा। मतलब देखो, सिंपैथी चीज होती है। मैं सिंपैथी पे आऊँगा। हम जब 2015 में राजनीति में आए तो हमने ये समझाने की कोशिश की उस टाइम कि जी ये काम एमसीडी का है। तो एक बड़ी बुजुर्ग से ले उसने हाथ पकड़ के बोला, बेटा सुन, मैंने तुझे बना दिया है, मुझे नहीं पता ये काम कैसे कराएगा। ये चीज होती है। फिर एक पढ़े लिखे व्यक्ति जो बढ़िया नौकरी कर रहा है, हमने उनको समझाने की कोशिश, बोलो जी, हमने कहा जी ये साफ़ सफाई का तो काम एमसीडी का है। बोला सर हमारे पास इतना टाइम होता तो हम राजनीति कर लेते, हम तो नौकरी कर रहे हैं, सुबह 9 बजे निकलते हैं, शाम को 5 बजे घर में घुसते हैं, एक संडे मिलता है उसमें हमें घर के काम भी करने हैं और काम भी करने हैं। वी डोंट हैव टाइम फॉर ऑल दिस। इसी में एक चीज़ जोड़ दूं, मेरा अभी लेटेस्ट जो उदाहरण रहा है, मेरा जो एक्सपोजर रहा है हरियाणा चुनाव में, आप यकीन करेंगे कि जो बीजेपी सिटिंग गवर्नमेंट थी वो तो तीसरी बार हैट्रिक बनाकर आ गई, लेकिन एंटी इनकम्बेंसी की जो चाबुक है, एंटी इनकम्बेंसी जो कांग्रेस के विधायक बैठे हुए थे या फिर इनेलो के विधायक बैठे हुए थे, उन पर भी रहा। और ये बात मैं कहीं ना कहीं इससे कोरिलेट कर रहा हूँ कि ये हरियाणा में मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि सीधा कंसर्न ये है कि हमने चुन के दे दिया, आपकी सरकार है नहीं है, आप अगर सिटिंग पे हो, ये होता है, ये हारे हैं बहुत से ऐसे विधायक। मैं आपको वही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, आप जब कुछ किसी भी इलाके से कोई व्यक्ति आपको नेता बना के भेजता है तो लोगों की जो एक्सपेक्टेशन है वो ये होती है कि यार हमने इनको चुन के भेज दिया, विधानसभा भेज दिया, पार्लियामेंट भेज दिया, अब हमारी जो प्रॉब्लम है वो इनकी ड्यूटी है सुलझाने की, ना कि बहाने बताने की कि जी ये काम इसका है, ये काम इसका है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर 2015 के बाद अगर आम आदमी पार्टी सेंटर से मोदी जी के साथ अगर सही तालमेल के साथ सुर और ताल अगर दोनों बढ़िया मिलते तो दिल्ली देश की राजधानी है, ये कहाँ से कहाँ मोदी जी के सपोर्ट से, सेंटर के सपोर्ट से पहुँचती, खूब पैसा भी मिलता, खूब और तरह की चीज़ें मिलती। दूसरी बात, आपने बात की सिंपैथी की, तो मैं पूछना चाहता हूँ आपसे और पूरी आम आदमी पार्टी से, इतने बड़े नेता, मुझसे मत पूछो जी, वहाँ पूछो आप। तो मैं सभी से पूछ रहा हूँ भाई, इतने बड़े नेता और जो कह रहे हैं जी हमने आम आदमी के लिए पता नहीं इतने सारे काम किए, तो जब अरविंद केजरीवाल जी अरेस्ट हुए तो जन सैलाब आ जाना चाहिए था सड़कों पे। कितने लोग सड़कों पे उतरे? एक। दूसरा, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि लोकसभा चुनाव के दौरान जब सुप्रीम कोर्ट ने बेल दी, 2 हफ्ते बेल दी शायद, तो उन्होंने कहा था कि अगर आप चाहते हो कि मैं जेल ना जाऊं तो आप दिल्ली में मुझे सातों की सातों सीट जिता दो। ये बयान था, ये बयान था। तो कौन सा सिंपैथी कार्ड हुआ? ये जो जनता खड़ी है ये बेवकूफ़ नहीं है, ये बहुत समझदार है। अभी पीछे बहन जी कह रही थी, मैं न्यूज़ चैनल देखती हूँ, आप सोचिए जिस जगह, समझ में आ रही है भाई बात नेताजी जो कह रहे हैं? आप सोचिए जिस जगह सड़क नहीं है, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, पहुंचने के लिए आपके बड़े मजबूत घुटने और टांगे चाहिए। ये बड़े जो बुजुर्ग है वो तो बेचारा सड़क से यहाँ नहीं पहुंच सकता। वहाँ के लोग कह रहे हैं जी हम न्यूज़ देखते हैं,
तो अवेयरनेस है। तो अवेयरनेस है, मोबाइल फ़ोन सबके पास है आजकल, सब कनेक्टेड है। तो सिंपैथी का कोई सिंपैथी कार्ड, ये सब समझ चुके हैं कि अरविंद केजरीवाल जो है वो क्या चीज़ है। बहुत बहुत शुक्रिया गहलोत साहब, आपने लंबी विस्तार से बातचीत की। तो ITV नेटवर्क पर तमाम मुलाकात आपकी कराएंगे और गहलोत साहब ने जो उन पर सवाल थे उसका भी जवाब दिया, और जब छोड़ कर आए हैं पुराना घर तो कुछ सवाल उनके लिए भी छोड़ दिए हैं। नमस्कार।